तो पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ। और इस पोएम के पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट हैं। और यदि इनके बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने इसकी फर्स्ट पोएम जो कि थी डस्ट ऑफ स्नो उसमें समझाया है। और यदि आप लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो पोएम को अभी तक अच्छे तरीके से नहीं समझा है, उसके पोएटिक डिवाइस को और डीप मीनिंग को नहीं समझा है, तो उस पोएम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग उस पोएम को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं फायर एंड आइस पोएम को। तो सबसे पहले मैं हर बार की तरह यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा इसका थीम। थीम मतलब ये जो पोएम है वो एक्चुअल किस चीज से शुरू हो रही है, कहाँ से इस पोएम का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और किस पर ये आधारित है। यदि ये हमें पता चल जाता है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को समझ जाते हैं। जैसे देखिए, यदि किसी मूवी के बारे में हमें पहले से पता हो कि इसमें कौन सा हीरो है, क्या कहानी होने वाली है, तो हम उसको बड़े ही एक्साइटेड होकर के देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं फायर एंड आइस का आप लोगों को इस पोएम का थीम बता देता हूँ। ठीक है, ये किस चीज पर सेट है, तो फिर आप लोगों का बहुत ही मन लग जाएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, आप तो वैसे ही मन लगा लेते हैं लेकिन और ज्यादा लग जाएगा। तो इस पोएम का जो थीम है जरा ध्यान से समझिए, जो पोएम है ये किस चीज पर आधारित है। तो देखिए, इस पोएम के जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, काफी दुनिया को घूम लिया है क्योंकि इनकी एज है वो काफी हो गई है। और इन्होंने लगभग जीवन के हर अनुभव को प्राप्त कर लिया है। जैसे जीवन में आने वाली कितनी हमारी इच्छाएं होती हैं, डिजायर होती है, क्या हेट यानी कि नफरत होती है, इन सभी चीजों को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब ये एक जगह बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि यार, यदि इस दुनिया का, इस संसार का कभी अंत होगा तो किस तरीके से होगा। तो जब ये ऐसी बातें सोच रहे थे तब इनके दिमाग में आता है कि संसार है वो दो तरीके से अंत हो सकता है। ठीक है, तो इनके दिमाग की जो बातें हैं कि संसार दो तरीके से अंत हो सकता है, तो एक तो इन्होंने कहा कि फायर में अंत हो सकता है, एक इन्होंने कहा कि आइस यानी कि बर्फ में अंत हो सकता है। तो अब आइए हम डीप मीनिंग में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कहते हैं कि संसार का अंत है फायर और आइस से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको लाइन बाय लाइन बेहतरीन तरीके से। तो हमारी पहली लाइन है, ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत अग्नि में होगा। सम से यानी कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, या कभी को ऐसा पता चला कि कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो किस में होगा, फायर में होगा। अब आप लोग यहाँ पर फायर का मीनिंग जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर फायर का मीनिंग जो है वो क्या है, फायर का मीनिंग यहाँ पर आग नहीं है। फायर का मीनिंग है यहाँ पर भाई साहब क्या, डिजायर। फायर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, डिजायर, यानी कि हमारे दिलों में बहने वाली गहरी इच्छा या तीव्र इच्छा। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत अग्नि में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फायर का मतलब है कि कोई जो कि भौतिक वस्तुएं होती हैं जैसे कि ज्वालामुखी की आग या सूरज की गर्मी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि जो इंसान के अंदर बसने बसने वाली इच्छाएं हैं, लालच है, गुस्सा है, जुनून है, वासना है, ये सभी का प्रतीक है क्या, ये हमारी फायर। तो कवि बता रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जो अधिकतर दुनिया है वो तबाह होगी किससे होगी, फायर, यानी कि हमारे अंदर बसने वाली डिजायर, इच्छा से होगी। ठीक है, आगे अगली लाइन है सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया है वो बर्फ में ठंडी हो जाएगी, यानी कि दुनिया का अंत है वो बर्फ से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आइस है, आइस का यहाँ पर मीनिंग है हेट, यानी कि नफरत, यानी कि घृणा। ठीक है, जो लोगों के दिलों में बसती है। तो आइस का मतलब है घृणा, कठोरता या संवेदनहीनता। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो नफरत से खत्म होगा। ठीक है, अगली लाइन है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं कि मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा है, कवि ने जो इच्छा का स्वाद, यानी कवि ने भी इच्छाओं का जो स्वाद है वो चखा है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उनके अनुसार जो दुनिया का अंत है वो आग में यानी कि डिजायर में होगा। और कभी उनके तरफ ही हैं जो कि कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर यानी कि डिजायर से होगा। ठीक है, तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने खुद भी जिंदगी की बहुत सारी इच्छाओं की ताकत को महसूस किया है। और वे इच्छाएं जो होती हैं मनुष्य को तबाही की ओर ले जाती हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो दुनिया, मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो दुनिया के बारे में ये कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर यानी कि डिजायर से होगा। ठीक है, तो ये था पहली चार लाइनों का मतलब। अब देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कवि, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि का जो, यहाँ पर कवि कहते हैं ना कि मैं उन लोगों के साइड हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का अंत है वो फायर से होगा। लेकिन यहाँ पर कवि का जो एक जो मत है वो यहाँ पर बदल जाता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अगर दुनिया को दो बार खत्म होना है, बट इफ है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस,
यानी कि दुनिया को अगर 2 बार खत्म होना है, तो कभी कहते हैं कि मैं तो उनकी तरफ हूँ जो घृणा की तरफ हैं। यानी कि जो कहते हैं कि दुनिया है वो हेट यानी नफ़रत से अंत होगी तो मैं उनकी तरफ हूँ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर दुनिया का 1 बार नहीं 2 बार अंत होगा, तो वे दूसरी बार यानी कि नफ़रत की तरफ होंगे, ठीक है? जो नफ़रत से कहेंगे कि दुनिया का अंत है वो नफ़रत से होगा। तो कवि कहते हैं कि मैं तो उन्हीं की तरफ हूँ, क्योंकि कवि ने नफ़रत यानी कि हेट का भी यहाँ पर स्वाद काफ़ी चखा है। ठीक है? अब आगे है टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पर देखिए, तो कवि कहता है कि विनाश के लिए बर्फ ही काफी है। कवि कहता है कि जो बर्फ है वो भी काफी है विनाश लाने के लिए। यानी कि आइस यानी कि नफरत को कवि एक और विनाशकारी शक्ति मानते हैं और वे कहते हैं कि सिर्फ हमारे अंदर की डिजायर ही नहीं बल्कि आइस यानी कि जो हेट यानी नफरत है वो भी दुनिया को खत्म करने के लिए सफाइस है यानी कि टू बी सफिशिएंट है। वो भी दुनिया को अंत यहाँ पर कर देगी। ठीक है? तो अब यहाँ पर देख लीजिए कवि है, इसका जो डीप मीनिंग है वो कवि हमें से यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको इसका डीप मीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ज़रा ध्यान से समझिए। डीप मीनिंग, अभी आपने समझा लाइन बाय लाइन मीनिंग, अब इसका देखिए ज़रा डीप मीनिंग समझिए। कवि ने इस कविता में जो व्यक्तियों के अंदर, जो मानव के अंदर जो 2 शक्तिशाली इमोशंस होते हैं, वो कौन-कौन सा है? पहले तो है हमारे अंदर की डिज़ायर यानी कि हमारे अंदर की इच्छा, जिसको कवि ने क्या बोला है? फायर, जिसको कवि ने क्या बोला है? फायर। और दूसरी हमारे अंदर का जो सबसे शक्तिशाली इमोशन है, वो है क्या? हेट, जिसको कवि ने बोला है क्या? नफ़रत यानी कि आइस यानी कि बर्फ। तो कवि कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर जो 2 बहुत ही पावरफुल जो इमोशंस हैं, कौन? डिज़ायर और हेट, इन्हीं के द्वारा संसार का जो अंत है वो होगा। ठीक है? इन्हीं के द्वारा क्या होगा? संसार का अंत है पूरी तरीके से हो जाएगा। और फायर को और भी उन्होंने यहाँ पर बताया है, डिज़ायर, लालच यानी कि जुनून और क्रोध, ये हमारे अंदर बहुत ही जलन पैदा करती हैं। एक-दूसरे से जलन जेलस पैदा करती हैं और हमारे को जला देती हैं, यानी कि हमें बर्बाद कर देती हैं, नफ़रत की तरफ ले जाती हैं। ठीक है? और यहाँ पर हेट यानी कि आइस का उन्होंने मीनिंग बताया है कि जो लोगों के अंदर बसने वाली जो नफ़रत है, जो उदासीनता है, ये धीरे-धीरे मनुष्य के अंदर की इंसानियत को खत्म कर देती हैं बिना किसी हलचल किए हुए। तो ये नफ़रत कुछ इस तरीके से है। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से दुनिया का अंत बताया है। ठीक है? कि दुनिया का अंत है वो 2 तरीके से हो सकता है, डिज़ायर यानी कि फायर से और हेट यानी कि आइस यानी कि नफ़रत से। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर बसती हैं? मनुष्य के अंदर बसती हैं। ठीक है? अब जब डिज़ायर एंड हेट्रेड ये इतनी डिस्ट्रक्टिव होती हैं कि यदि इनको कंट्रोल ना किया जाए, यानी कि जो हमारे अंदर की डिज़ायर है और हमारे अंदर की जो हेट है, यदि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो ये किसी भी व्यक्ति के अंदर की मोरली, मेंटली और फिज़िकली उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है? यानी दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं। और जब इंसान ही नष्ट हो जाएगा तो उसकी दुनिया ही क्या हो जाएगी? नष्ट। तो ये इस पोएम का क्या है? डीप मीनिंग। तो ध्यान रखिए कि हमें अपने शरीर में बहुत ही तीव्र इच्छा नहीं रखनी चाहिए हो और हेट तो हमें बिल्कुल अपने मन में रखनी ही नहीं चाहिए, किसी से नफ़रत तो करनी ही नहीं चाहिए। डिज़ायर जो इच्छा हो सकती है वो हमारे किसी अच्छे काम की इच्छा हो सकती है, ठीक है? जैसे अभी आपकी डिज़ायर इच्छा है, वो कैसी होनी चाहिए कि मुझे बेहतरीन नंबरों से अपने एग्ज़ाम में पास होना है। तो ये अच्छी इच्छा है, लेकिन बुरी इच्छा अपन को नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? तो ये इस पोएम का क्या था? डीप मीनिंग था। अब आइए देख लेते हैं इसका क्या, इसका हम लोग देख लेते हैं भाई साहब जी पोएटिक डिवाइस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसका पोएटिक डिवाइस। हाँ, तो पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? काव्य सौंदर्य, मैं पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसका पोएटिक डिवाइस। हाँ भैया, तो देखिए ज़रा, पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पोएट ने यहाँ पर हमें बताया है क्या, प्रतीकों का काफ़ी यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि उन्होंने हमें सिम्बोलिज़्म को बताया है, ठीक है? सिम्बोलिज़्म। तो सिम्बोलिज़्म यानी प्रतीकात्मक को बताया है। जैसे कि उन्होंने फायर की तुलना यहाँ पर किससे की है? तो डिज़ायर से की है, ठीक है? और यहाँ पर उन्होंने किसकी आइस की तुलना किससे की है? उन्होंने यहाँ पर हेट से की है। तो ये इसका सिम्बोलाइज़ेशन हो गया, ठीक है? अब देखिए, और इन्होंने यहाँ पर ऑल्टरेशन भी थोड़ा-सा बताया है। ऑल्टरेशन यानी कि हमारा एलिट्रेशन यानी कि हमारा क्या? अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, एलिट्रेशन में उन्होंने क्या हमें बताया है? ये हमें समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देखिए, एलिट्रेशन सम से, सम से, सम से। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्ड है फ़ेवर, फायर, तो एस यहाँ पर देखो 2 बार आ रहा है। तो यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया।
और एफ एफ यहाँ पर कितनी बार आ गया है? 2 बार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार यानी कि एलिट्रेशन हो गया किसका? एफ का। ठीक है? फेवर, फायर, सम से यहाँ पर तुक बन रही है ना शब्दों से, तो यही तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है? तो ऐसे क्या हो गया ये हमारा एलिट्रेशन। अब थोड़ा-सा और आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं जगह बना देता हूँ। हाँ, यहाँ तो देखिए राइम स्कीम्स का क्या होगा, आइए ज़रा पोएम से समझ लेते हैं। अरे भाई हाँ, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला, नहीं, नहीं, यही वाला, ठीक है? अब देखिए, फायर, यहाँ पर क्या वर्ड है? फायर। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं ए। आइस, इसको बी, ठीक है? इसको क्या दे दिया अपन ने? बी। डिज़ायर, तो फायर और डिज़ायर तो एक से होगा ना, तो ये ए हो गया। फिर से फायर आ गया, तो ये हो गया फायर, आइस, डिज़ायर और फिर से फायर। तो ये हो गया हमारा क्या? ए और ए, यानी कि इसका हो गया ए, बी, ए। और ये इसका क्या हो जाएगा? राइम स्कीम। ये आपको आना चाहिए। आना चाहिए मतलब ये क्या है? ये शब्दों की ध्वनि देखते हैं, जो एक सी है उनको एक से नाम दे देगा, जो अलग है उसका अगला नाम दे देगा, बस इतना देखना है, ठीक है? और इसमें क्या दिया गया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को इनके मीनिंग भी अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन-सी मीनिंग? ये मीनिंग आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं, जैसे कि ये पेरिस, पेरिस का मतलब होता है डाई यानी कि पन्ना, सफाइस मतलब बी सफिशिएंट यानी कि काफ़ी, ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ, लेकिन बाकी के मैं जल्दी ही और इसके अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाऊँगा। तो यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये इसमें क्या लिखा गया है? फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हमें ये बताना है कि फायर और आइस हैं वो किस-किस के लिए यूज़ यहाँ पर हुए हैं। तो देखिए, मैं फायर के आगे एफ बनाते जाऊँगा और आइस के आगे मैं आई बनाते जाऊँगा। तो देखिए, फायर स्टैंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट, तो फायर का कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि ये हो जाएगा हमारा फायर। ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा? फायर। चलिए इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा-सा ले लेता हूँ। ये तो नहीं, ये ले लेता हूँ। देखिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ये हमारा हो जाएगा क्या? फायर को डिनोट करता है। फिर हमारा हो जाएगा क्या? ग्रीड, ठीक है? ये भी किसको डिनोट करता है? फायर को। फिर हमारा फरी, तो ये भी किसको? फायर को डिनोट करता है। फिर क्रुएल्टी भी किसको? फायर को। इसके बाद में अपन का लस्ट, तो कहाँ है भाई साहब लस्ट? ये भी क्या है? फायर। और इसके बाद में है एवेराइस, तो हमारा यहाँ पर एवेराइस, ये सभी क्या है? फायर को यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है? अब आइस जितने हैं ये बचे हैं, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस और इंडिफरेंस और हेट्रेड, ये सभी किसको डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं किसको? आइस को। तो आप लोगों को इन सभी को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है? और आप लोगों को इसके मैं क्वेश्चन आंसर बेहतरीन तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।